नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना। हिस्ट्री का जैसे कि हमने पार्ट पढ़ा था अरबों का भारत पर आक्रमण, तो हम आज पार्ट 3 लेके आए हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भारत पर अरबों का आक्रमण। उससे अगला जो आक्रमण होता है वो होता है तुर्की आक्रमण। और तुर्की आक्रमण में अगर हम बात करते हैं तो कई आक्रमणकारी हुए हैं और उन्हीं आक्रमणकारियों की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि महमूद गजनबी हुआ है, उससे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं भैया कौन कौन से आक्रमणकारी हुए। तो मैंने आपको बताया था कि भारत पर अरबों का सफल आक्रमण जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करते हैं तो वो सफल आक्रमण बताया जाता है, सिंध के विरुद्ध हुआ था। और उसी के बीच हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद कई बार अरबी आक्रमणकारियों ने भारत पर असफल आक्रमण किया था, लेकिन कोई भी आक्रमणकारी सफलता प्राप्त नहीं कर सका था भारत में। इसीलिए धीरे धीरे क्या होता चला गया, अरबी आक्रमणकारियों का प्रभाव खत्म होता चला गया। और उसी बीच में हम देखते हैं कि तुर्की आक्रमणकारी भारत में कदम रखते चले गए। उसी बीच में अगर हम बात करते हैं तो तुर्की आक्रमणकारियों में वो कौन कौन आक्रमणकारी थे, किसने योजना बनाई है, क्या महमूद गजनबी पहला प्रथम आक्रमणकारी था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, महमूद गजनबी एक बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी है। सभी को पता है इसी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उसी ने नष्ट किया था। तो उसको जानने से पहले कुछ कहानी हमें आपको बीच में बताना होगा कि वो कहानी क्या थी। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिएगा इसमें हम देखते हैं भारत पर तुर्की आक्रमण। सभी लोग हेडलाइन डालेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण। और भैया तुर्की आक्रमण में हम एक आक्रमणकारी को हम पढ़ाने जाएंगे जिसका नाम है महमूद गजनबी। अब महमूद गजनबी ये वही आक्रमणकारी है भैया जिसने कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था इसने? तो इसने किया था 17 बार। तो 17 बार की हम आपको पूरा तो हम डिटेल इसमें बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल आपको जानना होगा कि महमूद गजनबी से पहले कुछ योजनाएं बनाई गई थी भारत पर। तो अगर आपको विस्तार से जानना तो थोड़ा सा भैया टाइम देना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया इसकी कहानी क्या है। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुर्की आक्रमणकारियों में कुछ आक्रमणकारियों ने योजना बनाई थी। देखिएगा, भारत पर योजना बनाने वाले आक्रमणकारी कौन थे? भारत पर योजना बनाने वाले आक्रमणकारी। तो देखिएगा, आक्रमणकारी योजना कौन कौन थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति हुआ इसी तुर्की आक्रमणकारी में, उसका नाम था अब्दुल्ला। इस अब्दुल्ला की अगर मैं बात करता हूं तो आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा। आपको महमूद गजनबी, सुबुतगीन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर तुर्की आक्रमणकारी क्यों भारत की ओर प्रेरित हुए, उन्होंने क्यों भारत पर आक्रमण किया, अरबों ने क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया है कि अरबों के द्वारा एक चचनामा पुस्तक लिखी गई थी और उसी पुस्तक के द्वारा उनकी जानकारी मिलती है अरबी आक्रमणकारियों की कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो उसी चचनामा पुस्तक से जानकारी मिलती है किसको? अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला को क्या जानकारी मिलती है, कौन सी पुस्तक से? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पुस्तक का नाम था चचनामा। इस पुस्तक से जानकारी मिलती है किसको? अब्दुल्ला को, कि अरबों ने काफी साल पहले भारत पर आक्रमण किया था। उसी योजना को महमूद गजनबी, या कह सकते हैं जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसकी अधूरी योजना को, जो इस्लाम को स्थापित करना चाहता था, उसी योजना को आगे बढ़ाता है कौन? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने मोहम्मद बिन कासिम की योजना को आगे बढ़ाया और एक योजना तैयार करी कि क्यों ना उस आक्रमण को सफल किया जाए जो कि मोहम्मद बिन कासिम का अधूरा रह गया था। तो योजना बनाने वाला पहला आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी को अगर पूछा जाए कि तुर्क में कौन था, तो वो था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने योजना बनाई और योजना बताते हैं कि इसकी विफल हो जाती है, किसी कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद बताते हैं कि इसी का गुलाम बताते हैं, इसी का गुलाम अल्पतगीन अल्पतगीन की अगर हम बात करते हैं तो इसी अल्पतगीन ने इसकी योजना को पूरा किया और बताते हैं कि एक गजनी में
गजनी में एक स्वतंत्र रूप से गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। और इसीलिए बताते हैं कि गजनी साम्राज्य का कोई संस्थापक के रूप में देखने को मिलता है, स्वतंत्र रूप से किसी ने स्थापना करी थी, तो उसका नाम क्या था? अल्पतकीन था। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अल्पतकीन को। गजनी साम्राज्य का, गजनी साम्राज्य की जो स्थापना करता है वो किसने करी है? तो आप बताएंगे इसी अल्पतकीन ने। बताते हैं कि अल्पतकीन की मृत्यु के बाद इसी का गुलाम, किसका गुलाम भैया? इसी अल्पतकीन का गुलाम, ध्यानपूर्वक सुनना भैया थोड़ा सा, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद गजनी का अगला जो राजा बनता है वो कौन बनता है? अल्पतकीन। और अल्पतकीन गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है एक स्वतंत्र रूप से, लेकिन बताते हैं कि इसी का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुतगीन। इसी का गुलाम था सुबुतगीन, और सुबुतगीन ने हत्या कर दी किसकी? अल्पतकीन की। और जो गजनी का सारा साम्राज्य था वही सुबुतगीन अपने हाथों में ले लेता है। और इसीलिए बताया जाता है कि गजनी साम्राज्य का अगर कोई वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो वो कौन माना जाता है? तो आप बताएंगे सुबुतगीन। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन देखने को मिलता है? यही आपका सुबुतगीन। बताते हैं कि सुबुतगीन ने भारत पर आक्रमण करने की योजना तैयार कर ली, और तैयार करने के बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में जो आक्रमणकारी भारत में बार बार अरबी आ रहे थे, उन्हीं के प्रभाव को खत्म करता है सुबुतगीन और भारत पर आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, वही पंजाब जो कि आपके अफगानिस्तान के निकट पड़ता है। आज वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो देखिएगा, इसकी हम आक्रमणकारी की योजना देखेंगे कि भाई आक्रमण कैसे करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबुतगीन ने आक्रमण कब किया, तो उसकी मिशन आपको बताना चाहता हूं। तो देखिएगा, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना भैया कि योजना बनाने वाला पहला आक्रमणकारी कौन हो गया? अब्दुल्ला हो गया। जानकारी किससे मिली? पुस्तक से, चशनामा से। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? अल्पतकीन ने। और कह सकते हैं कि अल्पतकीन की हत्या किसने करी? सुबुतगीन ने। सुबुतगीन कोई और नहीं था, वो किसका गुलाम था? तो आप बताएंगे अल्पतकीन का। योजना किसने तैयार करी पहली बार? तो आपके बताएंगे अब्दुल्ला ने। ठीक है, तो हम देखते हैं भैया अगला जो लाइन है आपकी, वो कौन कौन से आक्रमण है। प्रमुख आक्रमण मैं आपको लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि कौन कौन से आक्रमण हुए हैं तुर्की। तो 1000 ईस्वी में अगर हम देखें तो पंजाब राज्य पर आक्रमण हुआ है। पंजाब का उस समय एक राजा था जयपाल। ठीक है, 1000 ईस्वी में एक आक्रमण और आपको पढ़ना है इसी में। 1001 ईस्वी में कहां पर हुआ है? पंजाब पर हुआ है। यहाँ का राजा कौन है? जयपाल। अगर हम बात करें भैया तीसरा आक्रमण तुर्की का, तो हम देखते हैं 1008 ईस्वी नगरकोट पर हुआ है। नगरकोट, यहाँ का राजा कौन है? आनंदपाल। आनंदपाल कोई और नहीं है, जयपाल का पुत्र भैया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे आक्रमण की, तो आपका महत्वपूर्ण आक्रमण बताया जाता है 1018। कहां है? मथुरा। यहां पर कौन है? ब्राह्मण है भैया, ब्राह्मणों का शासन है, पंडित ब्राह्मण जो होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवे की, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, 1019 कन्नौज। यहां भी वही ब्राह्मण है। छठे आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो 1021 कहां है? कलिंजर। यहां पर है राज्यपाल, एक शासक हुआ करता था राज्यपाल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवें की, तो 1000 बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण है भैया। 1025 में हुआ है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। यहां पर कौन है? भीम प्रथम, द्वितीय नहीं। एक आक्रमण हमें अंतिम और पढ़ना है, 1027 कहां हुआ है? सिंध पर भैया। सिंध पर कौन है? जाटों का शासन है। और यही क्या है भैया, ध्यानपूर्वक रखना, यही इसका क्या है? अंतिम आक्रमण।
अंतिम आक्रमण। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण किस राज्य पे था, तो बताएंगे सिंध पर था। किसके विरुद्ध था? जाटों के। अगर पूछा जाए कि महमूद गजनबी का 17वां आक्रमण कौन सा है, तो 17वां आक्रमण कौन सा है? सिंध के विरुद्ध है। 16वां आक्रमण आपसे पूछा जा सकता है कि 16वां कहां पर है भैया, तो आप बताएंगे 16वां आक्रमण है, आप बताएंगे सीधा सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पे कब है? आप बताएंगे 1025 पे। तो वैसे अगर प्रथम आक्रमण पूछा जाए आपका, बताएंगे पंजाब पर द्वितीय आक्रमण कहां है, पंजाब पर राजा कौन है दोनों पंजाब के समय में, तो आप बताएंगे राज्यपाल। तो देखिए यहां से आपको बताना है कि कहानी क्या है। तो जिस समय महमूद गजनबी की अगर हम बात करते हैं, तो उससे पहले की अगर हम कहानी देखते हैं तो अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन अरबों के आक्रमण की हम जानकारी देखते हैं चशनामा पुस्तक से। तो उसी बीच में क्या होता है कि जब सुबुतगीन गजनी का राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद बताते हैं कि उसने भारत के पंजाब राज्य पर आक्रमण किया। बताते हैं कि 80,000 से ज्यादा सेना लेकर ये भारत में प्रवेश करता है, वही गोमल दर्रे से। और बताते हैं कि महमूद गजनबी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था मोहम्मद इस्माइल। ये सारे 3 लोग अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत के पंजाब राज्य पर आक्रमण होता है। तो बताते हैं कि यहाँ पर राजपूत सेना इन सेनाओं का सामना नहीं कर पाती है और जयपाल पंजाब छोड़कर भाग जाता है। और इसी बीच में हम देखते हैं कि तुर्की आक्रमणकारी जितने भी थे उन्होंने वही असर किया जैसे कि महमूद गजनबी ने आपके जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि तुर्क में ऐसे कई आक्रमण हुए हैं, उन्हीं के बीच में अगर हम बात करते हैं, विक्की भाई पंजाब राज्य पर आक्रमण किया। बताते हैं कि जिसमें विशाल सेनाओं के साथ तुर्की आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं पंजाब राज्य पर, तो पंजाब का राजा कौन था? वो था जयपाल। बताते हैं कि जयपाल पंजाब में मौजूद नहीं था, इसीलिए बताते हैं कि 80,000 की सेना ने राजपूत लोगों की जितने भी वहां पर जनता थी एक बेरहमी से उनका कत्ल करते चले गए। एक भयंकर लूटपाट की गई। इनका उद्देश्य सिर्फ इस्लाम धर्म का प्रसार भी करना था और एक तरह से जितने घरों को लूटा जा सके उतने घरों को लूटना था। इसी बीच में अगर हम बात करते हैं तो बताते हैं कि पंजाब को रक्त से लाल कर दिया जाता है और रक्त से लाल करने के बाद बताते हैं कि जिस समय पंजाब का राजा जयपाल अपने पंजाब में पहुंचता है तो बताते हैं कि तुर्की आक्रमणकारी वहां से भाग चुके थे। इसी बीच में बताते हैं कि ये भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। इसीलिए बताते हैं कि हम आपको कहानी थोड़ी सी बताना चाहते हैं कि जिस समय पंजाब को लूटने के बाद ये आक्रमणकारी गजनी पहुंचते हैं तो बताते हैं कि कुछ कहानी गजनी में भी वहां पर चल जाते हैं, कुछ विद्रोह हो जाते हैं। वो विद्रोह क्या थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय पंजाब को लूटने के बाद वो गजनी पहुंचते हैं तो गजनी में बताते हैं कि जो वहां का राजा था सुबुतगीन वो बूढ़ा हो चुका था। एक नए राजा की, एक नए सुल्तान की आवश्यकता थी। इसीलिए बताते हैं कि यहाँ पर 2 लोग सामने आते हैं सुबुतगीन के सामने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुबुतगीन था वहां का राजा, लिख लेंगे भैया थोड़ा सा भी लोग, सुबुतगीन जो राजा था वहां का, तो इसके 2 पुत्र थे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था महमूद गजनबी। बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा बेटा था इस्माइल और छोटा बेटा कौन सा था? महमूद गजनबी। बताते हैं कि अपना गजनी का सारा कारोबार देना चाहता था सुबुतगीन इस्माइल को। और बताते हैं कि उधर दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, जो महमूद गजनबी था वो कट्टर मुस्लिम था। वो नहीं चाहता था कि मेरा भाई या मेरा बड़ा भाई राजा बने। इसीलिए बताते हैं कि सुबुतगीन ने आपके महमूद गजनबी ने मौका पाकर इस्माइल की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद बताते हैं कि अगला राजा बन जाता है गजनी का महमूद गजनबी। बताते हैं कि जब इस्माइल की हत्या महमूद गजनबी के द्वारा कर दी जाती है तो उसी का पिता सुबुतगीन अपने पुत्र महमूद गजनबी को दंडित करने की प्रयास करता है। लेकिन बताते हैं कि कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है कि महमूद गजनबी के द्वारा ही हत्या की जाती है अपने पिता सुबुतगीन की। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो महमूद गजनबी ने अपने पिता और अपने भाई इस्माइल की हत्या करने के बाद बताते हैं कि गजनी का अगला सुल्तान बन जाता है। और बताते हैं कि यहाँ पर कुछ विद्रोह होता है कि वहां के बगदाद के खलीफा आपके कादिर बिल्ला से उपाधि लेता है सुल्तान की, और सुल्तान की उपाधि धारण करते हुए ये उसी राज्य पर आक्रमण करता है, अपना दूसरा
1001 ईस्वी में पंजाब पर। बताते हैं कि पंजाब में वही सेना लेके पहुंचता है, 80,000 से अधिक सेना थी। और बताते हैं कि जयपाल के सामने एक भीषण युद्ध होता है, दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं। बताते हैं कि जयपाल की इस समय भी बुरी तरह से परास्त होता है और बताते हैं कि जयपाल अपने राज्य को बचा नहीं पाता है। महमूद गजनबी ने वही असर किया जैसे कि पहले किया गया था पंजाब में। और बताते हैं कि यहाँ पर महमूद गजनबी ने एक तरह से लोगों की हत्या करते हुए वही घरों को लूटता चला गया। और बताते हैं कि यहाँ पर पंजाब के राजा जयपाल इतना अपमानित होता है और वो सोचता है कि मैं अपने राज्य को बचा नहीं पाया। इसीलिए बताते हैं कि जयपाल अपमानित होकर आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करने के बाद बताते हैं कि महमूद गजनबी का सामना करने के लिए उसी का पुत्र आनंदपाल एक प्रण लेता है कि मैं जब तक अपने पिता जयपाल की हत्या का बदला महमूद गजनबी से ना ले लूं तब तक वो सांस नहीं लेगा। इसीलिए बताते हैं कि महमूद गजनबी के जो मंदिरों को तोड़ा गया था उसी मंदिर को पुनः स्थापित करने का दायित्व लेता है वही महमूद गजनबी का एक सबसे बड़ा शत्रु आनंदपाल। और बताते हैं नगर कोट में पुनः स्थापना करता है मंदिरों की। तो यही सूचना मिल जाती है महमूद गजनबी को कि कोई आक्रमण, कोई शत्रु मेरा जिन मंदिरों को नष्ट किया गया था उनकी पुनः स्थापना कर रहा है। तो बताते हैं कि महमूद गजनबी का सामना करने के लिए आनंदपाल ने 8 राजाओं की सेना का एक तरह से गठन किया। 8 राजाओं की सेना का गठन करने के बाद बताते हैं कि आप जान सकते हैं कि 8 राजाओं की सेना कितनी हो सकती है, लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर महमूद गजनबी की सेना का जो 80,000 सेना थी उसका सामना भी 8 राजाओं की सेना भी सामना नहीं कर पाती है। इसीलिए बताते हैं कि आनंदपाल नगर कोट छोड़कर भाग जाता है और महमूद गजनबी ने यहाँ पर मंदिरों को नष्ट करने का दायित्व लिया। और बताते हैं कि जो 80,000 सैनिक थे उन्होंने सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोगों को जबरन मुसलमान बनाया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, या कह सकते हैं कि उन घरों को लूटा जाए। महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा था, यहाँ पर उनकी बेइज्जती की जा रही थी। बताते हैं कि आनंदपाल एक तरह से नगर कोट छोड़कर भीम प्रथम के सामने भीम प्रथम के दौरे जाकर शरण लेता है। और इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर कम से कम 1000 से अधिक मंदिरों को लूटा जाता है और उनको नष्ट किया जाता है। बताते हैं कि महमूद गजनबी का ये सबसे एक तरह से महत्वपूर्ण आक्रमण इसलिए बताया जाता है, या कह सकते हैं कि मूर्तिवाद के विरुद्ध अगर कोई आक्रमण था महमूद गजनबी का तो वो कौन सा था, वही नगर कोट के विरुद्ध था। इस तरह से पता चलता है कि महमूद गजनबी धीरे धीरे अपनी सेनाओं को बढ़ाता रहता है। और बताते हैं कि कुछ समय पश्चात बताते हैं कि मथुरा पर आक्रमण करता है 1018 ईस्वी में। बताते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों का शासन था, तो इसी बीच में बताते हैं कि महमूद गजनबी ने यहाँ भी वही असर किया। लगभग बताते हैं कि 18-19 दो जगह आक्रमण करता है। तो बताते हैं कि मथुरा एवं कन्नौज में लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इसने 2 साल में 250 मंदिरों को नष्ट किया था। इस तरह से पता चलता है कि महमूद गजनबी का धीरे धीरे भारत में आतंक फैलता चला जाता है, लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, लोग मंदिरों में जाना मना कर देते हैं, मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसीलिए बताते हैं कि कोई ऐसा आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किया है जिसका कोई टाइम नहीं था, वो ना तो रात्रि कभी भी आक्रमण कर दिया करता था। आमने सामने की लड़ाई महमूद गजनबी ने आज तक अपने जीवन में नहीं लड़ी थी, इसीलिए धोखे से आक्रमण करता था। लोगों को पता नहीं था कि महमूद गजनबी अपनी सेनाओं के साथ, अपने कबीले के साथ किस समय भारत में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए वो सफलता अपनी हासिल करता चला गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 18-19 में जो आक्रमण हुआ था तो इनका जो राजा हुआ करता था, जो यहाँ का जो मंदिरों की स्थापना करने का दायित्व लिया था, वही आपके कलिंजर के राजा राज्यपाल ने मथुरा एवं कन्नौज में जो 250 मंदिरों को लूटा गया था उनकी स्थापना करने का श्रेय खुद लेता है। और बताते हैं कि ये खबर महमूद गजनबी को जैसे ही मिलती है तो महमूद गजनबी अपनी विशाल सेना के साथ सीधा अटैक करता है राज्यपाल के साम्राज्य पर, क्योंकि राज्यपाल जो राजा था वो कलिंजर का था। कलिंजर के राजा राज्यपाल महमूद गजनबी से भयभीत हो जाता है। भयभीत होने का मुख्य कारण यही था कि महमूद गजनबी ने उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। इसीलिए बताते हैं कि यहाँ पर महमूद गजनबी के सामने राज्यपाल घुटने टेक देता है, और घुटने टेकने का मुख्य कारण यही था कि या तो उसके परिवार की हत्या कर दी जाएगी या फिर आपको इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए बताते हैं कि महमूद गजनबी की संधि हो जाती है इन दोनों के बीच में कि अगर आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं तो हम आपके परिवार की हत्या नहीं करेंगे। तो महमूद गजनबी के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ साथ राज्यपाल एक तरह से इस्लाम धर्म को स्वीकार
स्वीकार कर लेता है। यही खबर पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं कि राज्यपाल के इस्लाम धर्म के स्वीकार होते ही पूरा एक राजाओं में एक लहर सी दौड़ पड़ती, एक आतंक सा लहर दौड़ पड़ती है कि महमूद गजनबी के सामने एक राज्यपाल ने एक आत्मसमर्पण किया और इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो हो सकता है कि राज्यपाल एक हिंदू राजाओं का समर्थन ना करे और महमूद गजनबी का समर्थन करे। इसीलिए गुजरात के राजा भीमदूते ने अपने कुछ साथियों के साथ अपने ही राजा कलिंजर के राजा राज्यपाल पर आक्रमण करता है और उसकी हत्या कर देता है। और इसी बीच में एक सूचना मिल जाती है महमूद गजनबी को कि उसी का कोई व्यक्ति जो राजा हुआ करता था कलिंजर का, राज्यपाल की हत्या कर दी है। और क्रोधित हो जाता है महमूद गजनबी और अपनी विशाल सेनाओं के साथ सीधा आक्रमण कर देता है भारत पर। लेकिन बताना चाहूंगा मैं आपको कि जितने आक्रमण हुए थे अभी थे अनदेखा हुए थे, लेकिन अब जो आमने सामने की लड़ाई होने जा रही थी वो भीम प्रथम से होने जा रही थी, क्योंकि महमूद गजनबी को एक छोटी छोटी लूटपाट से मजा नहीं आ रहा था। महमूद गजनबी को बहुत अथाह धन चाहिए था और वो धन कहां मिलता था? मंदिरों में मिलता था। अगर हम बात करते हैं कि महमूद गजनबी ने जितने भी आक्रमण किए हैं वो छोटे छोटे मंदिरों को लूटा था, लेकिन हमारा एक पवित्र जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र मंदिर था वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था। उसकी रक्षा करने के लिए भीम प्रथम वहां पर शामिल थे। इसीलिए बताते हैं कि महमूद गजनबी का ये तो सभी को पता था कि महमूद गजनबी निश्चिंत ही भारत पहुंचेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि भारत में अब योजना क्या थी। भारत की योजना की अगर मैं बात करता हूं तो आपके कड़ा मुकाबला होने जा रहा था, अब आमने सामने की लड़ाई होने जा रही थी। इसीलिए महमूद गजनबी का सामना करने के लिए भीम प्रथम ने भाइयों यहाँ पर सभी राजाओं को एकत्रित किया, सभी को बुलाया और एक संघ तैयार किया कि क्यों ना हम सारे मंदिरों को खाली करा दिया जाए। जितने भी उत्तरी भारत के मंदिर हैं सभी राजा आकर गुजरात पहुंच जाएं और सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए वहां पर सभी अपना साहस दिखाएं। इसीलिए बताते हैं कि महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पे। तो बताते हैं कि यहाँ पर सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए भाइयों यहाँ पर 6 लाख से अधिक लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। 6 लाख सेना मैं कह सकता हूं, 6 लाख सेना सिर्फ किसकी मदद कर रही थी? भीम प्रथम की मदद कर रही थी। किसका समर्थन कर रही थी? भीम प्रथम का समर्थन कर रही थी। और किसकी रक्षा कर रही थी? सोमनाथ मंदिर की रक्षा कर रही थी। लेकिन अगर मैं आपको बात करता हूं यहाँ पर महमूद गजनबी की, जिस समय महमूद गजनबी अपनी 1.5 लाख की सेना लेकर पहुंचता है तो बताते हैं कि महमूद गजनबी भी यहाँ पर चौंक जाता है। महमूद गजनबी सोच में पड़ जाता है कि आज तक मैंने अपने जीवन में जितने भी मंदिर देखे इतनी कड़ी सुरक्षा मैंने आज तक नहीं देखी, इतने बड़े संघ मैंने नहीं देखे, तो कुछ ना कुछ इस मंदिर में जरूर है। लेकिन बताते हैं कि महमूद गजनबी यहाँ पर आक्रमण करने के आदेश दे देता है अपनी सेना को और बताते हैं कि एक भयंकर युद्ध होता है भीम प्रथम की सेना में और महमूद गजनबी की सेना में। तो यहाँ पर पता ये चलता है कि महमूद गजनबी के आक्रमण को राजपूत सेना ने कई बार विफल किया। लेकिन बताते हैं कि जब विफलता होती रहती है तो यहाँ पर कुछ ब्राह्मण, कुछ पंडितों ने यही किया कि सारे राजपूत आकर अपने शस्त्रों का त्याग कर दें। मैं क्या बोल रहा हूं? सभी ब्राह्मणों ने ये कहा, जो हमारी राजपूत सेना लड़ रही थी उनसे ये कहा कि सारे लोग अपने शस्त्रों का त्याग कर दें, शस्त्रों को छोड़ दें और भगवान की पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दें, जादू टोना करने लगे ताकि भगवान के तीसरे नेत्र खुलेंगे और नेत्र जब खुलेंगे तो हो सकता है कि भगवान आकर महमूद गजनबी को भस्म कर दें। लेकिन ये सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी भूल थी हमारे इन्हीं ब्राह्मणों की, जो कि हमारी सेनाओं के शस्त्रों का त्याग कराया था। यही मौका मिल जाता है महमूद गजनबी को, क्योंकि महमूद गजनबी अपने अल्लाह पे विश्वास करता था, अपनी उस ताकत पे विश्वास करता था, अपनी मेहनत पे विश्वास करता था और महमूद गजनबी एक तरह से बांस की भांति इन्हीं सारे लोगों को काटता हुआ सोमनाथ मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 लाख सेना जो थी उसका कत्लेआम कर दिया जाता है, लोगों के सर काट दिए जाते हैं। एक तरह से जादू टोने में ही सारे लोग रह जाते हैं और उनके सर कटे होकर काटता हुआ महमूद गजनबी मीनार सी बना देता है और उन कटे हुए सरों पर चढ़ता हुआ एक तरह से सोमनाथ मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है। इसी बीच में अगर हम बात करते हैं तो महमूद गजनबी ने जैसे ही सोमनाथ मंदिर के द्वार
द्वार को खोलता है तो बताते हैं कि आज तक महमूद गजनबी ने अपने जीवन में ऐसा मंदिर नहीं देखा था। आखिर क्या था इस मंदिर में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों। इस मंदिर में जो मूर्ति थी शिव जी की, वो बिना किसी सहारे के इस तरह से झूल रही थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये बहुत पवित्र शक्ति थी यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये बहुत पवित्र मंदिर था राजपूतों का, हिंदुओं का। इसीलिए बताते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस समय महमूद गजनबी ने प्रवेश किया था इस सोमनाथ मंदिर में, तो बताते हैं कि इसको सम्मान दिया था, क्योंकि महमूद गजनबी ने आज तक अपने जीवन में ऐसी मूर्ति देखी ही नहीं थी। उसको एक तरह से सम्मान देता है, सम्मान देने के बाद उस मूर्ति को अपमानित कर देता है और आदेश दे देता है कि पूरे मंदिर को लूट लिया जाए। और लूटने के बाद बताते हैं कि इस सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है। और नष्ट करने के बाद बताते हैं कि सिंध के रास्ते होते हुए महमूद गजनबी वहीं अपने देश गजनी पहुंच जाता है। इस तरह से पता चलता है कि महमूद गजनबी का ये आपका 16वां आक्रमण था और यही सोमनाथ मंदिर का सबसे चर्चित आक्रमण भी अगर कहीं पूछा जाए तो आप बताना यही सोमनाथ मंदिर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद जब सिंध के रास्ते महमूद गजनबी यहां से निकला करता था, तो जो सिंध के जाट थे इसकी एक तरह से मूर्तियों को छीनने का प्रयास करते थे, अपनी बहादुरी का साहस दिखाते थे, छोटी छोटी टुकड़ियों से आक्रमण किया करते थे। लेकिन बताते हैं कि आमने सामने की लड़ाई जाटों की और महमूद गजनबी की आज तक नहीं हुई थी। महमूद गजनबी इनसे तंग आ चुका था। इसीलिए बताते हैं कि यहाँ पर महमूद गजनबी ने एक बार सोचा कि क्यों ना जाटों को दंडित किया जाए। और महमूद गजनबी अपनी विशाल सेना के साथ 1027 ईस्वी में आक्रमण करता है जाटों पर। बताते हैं कि यहाँ पर जाटों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और महमूद गजनबी से बताते हैं कि कम से कम 13 घंटे तक लगातार इन्होंने युद्ध किया। लेकिन बताते हैं कि महमूद गजनबी का सामना नहीं किया जाता है और महमूद गजनबी ने यहाँ भी वही असर किया जैसे मथुरा कन्नौज में मंदिरों को लूटा गया था, जैसे कि नगरकोट में मूर्तियों को तोड़ा गया था। यहाँ भी महमूद गजनबी ने लोगों को बंदी बनाकर गजनी भेज दिया गया और एक तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाएं भी महमूद गजनबी के सैनिकों ने की। इस तरह से पता चलता है कि महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध था और 17वां आक्रमण भी यही था। इस तरह से पता चलता है कि महमूद गजनबी का पूरे उत्तरी भारत और प्लस आपके थोड़े थोड़े दक्षिणी भारत के हिस्सों में भी एक लहर आतंकी पहुंच चुकी थी। इसीलिए बताते हैं कि महमूद गजनबी अपने देश वापस पहुंच जाता है। लेकिन बताते हैं कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की इन्हीं जाटों के द्वारा बंदी बनाकर बताते हैं कि हत्या कर दी जाती है। और बताते हैं कि अगर कोई पूछा जाए कि महमूद गजनबी की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो जाटों के द्वारा की गई थी। जाट यहाँ पर महमूद गजनबी को परेशान भी करते थे और एक डटकर मुकाबला भी करते थे। लेकिन बताते हैं कि छोटी सेना के साथ महमूद गजनबी जिस समय सिंध के रास्ते आ रहा था, तो जाटों की टुकड़ियों ने यहाँ पर महमूद गजनबी पर आक्रमण किया और बताते हैं कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। और इस तरह से पता चलता है कि महमूद गजनबी भी एक आतंक तो जरूर भारत में पहुंचाया, लेकिन बताते हैं कि वे इस्लाम की स्थापना भी भारत में नहीं कर सका। अगर मैं बात करता हूं कि कुछ असर जो देखने को हमें मिलता है तुर्की आक्रमण का, वो मिलता है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में कुछ मैं कह सकता हूं कि पंजाब में तुर्की आक्रमण की एक स्थापना भी हुई है, क्योंकि वहां से सारे मंदिरों को लौटकर एक मस्जिदों का निर्माण भी किया जा रहा था, उनकी स्थापना की जा रही थी। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पर कुछ समय पश्चात तुर्की आक्रमणकारियों के साथ साथ अगर महमूद गजनबी की बात करते हैं तो कई बार आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी इतने प्रभावशाली नहीं हो सका जैसे कि महमूद गजनबी था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं मैं विराम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर पाठ समझ में आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और जब भी आपको समझ में आएगा, अगले पाठ के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला जो पाठ आएगा, आपका चौथा पाठ आएगा, वो आएगा मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। तो इसने कितनी बार आक्रमण किया, तो आपको पता है 17 बार आक्रमण किया। सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, तो आप बताएंगे सोमनाथ मंदिर का। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, 1 मिनट का आप टाइम दें मुझे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सबसे पहले भारत पर, शुरू से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, सबसे पहले भारत पर योजना किसने तैयार करी, तो याद करो मैंने बताया था अब्दुल्ला ने। भारत पर योजना किसने तैयार करी थी, अब्दुल्ला ने। गजनी में स्वतंत्र रूप से गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, अल्पतगिर ने। अगर पूछा जाए कि भारत में पहला तुर्की आक्रमण कब हुआ, तो आप बताएंगे 1000 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण कब हुआ, 1001 ईस्वी में। किस राज्य पर हुआ, पंजाब में। तो आप इस वीडियो को सही से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। और अगला नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा वो मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण होगा। तब के लिए धन्यवाद।